वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करना है, किस आंकिक प्रश्न पे कौन सा फार्मूला लगना है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले हम लोग किस आंकिक प्रश्न को हल करेंगे? पहले हम लोग आंकिक का उदाहरण हल करेंगे। किसको हल करेंगे? पहले आंकिक का उदाहरण हम लोग हल करेंगे और उदाहरण के बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है ना? तो पहला टॉपिक कौन सा था? वैद्युत आवेश तथा आवेश का क्वांटीकरण। इसमें मैंने आपको बताया था कि आवेश जो होता है उसको जो है छोटे छोटे पार्टों में आप विभाजित नहीं कर सकते हो, छोटे पार्टों में इसको नहीं तोड़ सकते हो। सबसे छोटा आवेश क्या होता है? 1e। उसके बाद कौन सा आता है? 2e, 3। यानी इस आवेश को आप 1.5 नहीं लिख सकते हो, 0.33 नहीं लिख सकते हो, यानी आवेश को आप तोड़ नहीं सकते हो। कहने का मतलब आवेश जो होता है वो एक पूर्ण गुणित के रूप में होता है, ना कि भिन्नात्मक मान में होता है। भिन्नात्मक का मतलब 1/2, 3/4 है ना, भिन्नात्मक के रूप में नहीं होता। तो पहला अंकिक का उदाहरण क्या दिया हुआ है? पहला उदाहरण दिया हुआ है अंकिक का। पहले उदाहरण को हल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को हल करेंगे, क्योंकि दोनों जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो दोनों पे बनता है। उदाहरण का भी क्वेश्चन आता है और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आता है। 60% जो होता है न्यूमेरिकल आएगा और 40% जो होता है वो थ्योरी रहता है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अगर कोई एक धातु है, उस धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, उस धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि उस धातु पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश अवशेष रह जाए। कह रहा है एक कोई धातु है, उस धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस धातु पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश अवशेष रह जाए, यानी इतना कूलाम आवेश उस पर रहे, है ना? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है तो शुरुआती अवस्था में वो विद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उस पदार्थ के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, इसलिए जो पदार्थ होता है वो विद्युत उदासीन होता है इन इनिशियल कंडीशन। अब उस पर चार्ज आता कैसे है? चार्ज उस पर तब आता है जब उस पदार्थ पे या तो बाहर से आवेश आ जाए और या तो उसका आवेश निकल जाए। आवेश निकलने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से होता है। क्यों? कारण ये होता है, मान लीजिए एक परमाणु हमारे पास है, कोई एक परमाणु, ठीक है ना? ये हमारा एक परमाणु है और इस परमाणु के ये क्या है? ऑर्बिट्स है, कक्षक है ना? समझिए आप, ये हो गया न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं। इनसाइड का मतलब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन हमारे, और इन्हीं प्रोटॉनों के कारण ही ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्हीं प्रोटॉनों के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक रिजिड है, बहुत दृढ़ होता है। इतना दृढ़ होता है कि इससे प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा, समझ लो आप, इससे प्रोटॉन निकाल ही नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा आयनन ऊर्जा देना पड़ता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट्स के बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स के क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, सॉरी ऑर्बिट्स के नहीं, ऑर्बिट्स में होते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। अब न्यूक्लियस के अगर बाहर है, तो अगर ये न्यूक्लियस के बाहर है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है? बहुत आसान है। हम इसको जैसे ही आयनन ऊर्जा देते हैं तैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी कक्षक से बाहर निकल जाता है। तो किसी भी परमाणु से निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। या तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम बाहर से दे देंगे या तो इससे हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकाल लेंगे। प्रोटॉन तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। समझ गए ना? तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई धातु है, उस धातु से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाए। प्रोटॉन तो आप निकालोगे नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं कि उस पर इतनी कूलाम का आवेश आ जाए। समझिए आप बात को। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालोगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला
तो उसमें एक प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये सोडियम कोई परमाणु है, कौन सा परमाणु है? सोडियम परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई भाई। कितनी हो गई भाई? 11, 3, 4, 7, 8, 8 और 3, 11। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई? 2, 8 हुआ कि नहीं हुआ? 3, 3, 6 और 2। मैं एक सोडियम धातु ले लिया, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लगा लोगे। सारे न्यूमेरिकल इस पे हल हो जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन। अगर 11 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इस पर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक प्रोटॉन इस पे बढ़ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब इस पर कितना चार्ज आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस का चार्ज आ जाएगा। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना निकाल दिया भाई? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब 1.6 और इसमें जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो इसको जोड़ोगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो पॉजिटिव चार्ज वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वही कह रहा है, एक कोई धातु है, उस धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर इतना चार्ज प्लस का अवशेष रहे। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्रोटॉन के बराबर प्लस चार्ज आया। आएगा कि नहीं आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 प्रोटॉन के प्लस इतना चार्ज इस पर आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3 प्रोटॉन इतना चार्ज आएगा। तो वैसे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए कि इतना चार्ज रह जाए? तो हमें पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे हमें क्या करना है पता नहीं चल रहा है भाई, है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि कुल मिलाकर n इलेक्ट्रॉन निकाल ले। माना n इलेक्ट्रॉन धातु से निकालने पर, n इलेक्ट्रॉन धातु से निकालने पर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आवेश अवशेष रहेगा, अवशेष रहेगा। तब कंडीशन क्या बनेगी? आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि जितना इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है उतने प्रोटॉन का चार्ज उस पर आएगा। तो इसका मतलब ये जो है कितना है? 1.0 इंटू 10⁻, ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो टोटल प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? निकाले गए इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जो टोटल प्रोटॉन का चार्ज बचा है वो किसके बराबर होगा? निकाले गए इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। तो कितना? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो एक प्रोटॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो 2 प्रोटॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते तो मान ले रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन। तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर प्रोटॉनों का चार्ज। तो इसको लिखेंगे Ne। देखिए, एक निकाला तो एक ही, 2 निकालेंगे तो 2 ही, 3 निकालेंगे तो 3 ही, तो n निकालेंगे तो Ne। जितना रहता है उतने से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो उसी पे आ गया कि नहीं आया? क्वांटीकरण वाले पे Q बराबर नहीं लग रहा है ना, तो यानी Q बराबर ये नहीं हो जाएगा, यानी टोटल चार्ज जो अवशेष चार्ज है वो कुल इलेक्ट्रॉनों के चार्जों के बराबर होगा। यही तो कंडीशन बनेगा। जो टोटल चार्ज होगा, यानी इस पर जो टोटल चार्ज होगा प्लस का जो टोटल चार्ज होगा वो निकाले गए कुल इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर होगा, है ना। तो निकाले गए कुल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? यानी हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 निगेटिव का, 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 निगेटिव का। तो वैसे मान ले कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब देखो ये क्या है? अवशेष इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है? ये अवशेष प्रोटॉनों की आवेश है,
और ये कुल निकाले गए इलेक्ट्रॉनों का बेस है, दोनों बराबर होगा, यही तो है ना। तो यहाँ से n निकालोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E। अच्छा Q मतलब इस पर नेट चार्ज कितना कितना है भाई, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, और E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। इसी को यार आप सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, और ये नेगेटिव में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस में रहता है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बचेगा नीचे क्या 1.6, यही तो बचेगा भाई। अब इसको भाग करके आप मुझे बताओ कितना आएगा भाई, पहले इसको और सॉल्व कर लो, 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा भाई, प्लस का 12 बचेगा, माइनस 19 में से माइनस 7 घट गया, और ये क्या 1.6 है ना। और बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको 10 लिख दो, इसको 10 लिख दो, तो एक जीरो अगर इधर ले जाओगे तो इसका एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस का 11 अपॉन का 1.6, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तो ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर 11। अब भाग करना तो आपको आता होगा ना, देखो 16 से भाग कर दो किसमें, 100 में, 16 छक्का सही बताना भाई, गलत मत बताना। कितना बचा भाई, 4 दशमलव लगा दो, जीरो आ जाएगा, 16 दूना 3 लिख दिया, 16 दूना 32, कितना बटा 8, 16 पंचे 80, इसका मतलब है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन। ये कूलाम क्यों लिखेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि चार्ज पूछ रहा है, ये मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो इसको कूलाम में लिखोगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कूलाम में होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलाम में होता है। समझ में आ गई बात, तो पहला प्रश्न समझ में आया। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो कह रहा है, पहले आवेश के क्वांटीकरण पर लगाएंगे, उसके बाद कूलाम के नियम पर, है ना, बलों के संतुलन पर। इसी तरीके से पहले पार्ट में बता दिए कौन फार्मूला किस पे लगेगा। दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, दूसरा उदाहरण कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ठीक है, लिखा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। एक देखो कोई आवेशित चालक है, आवेशित इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक कोई आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। चालक में उपस्थित कुल आवेश यानी इस पर कितना टोटल चार्ज है ये बताना है, और इसका नेचर कैसा है, चालक का नेचर कैसा है। बात को समझिए आप, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। एक हमारे पास कोई चालक है और वो चालक कैसा है, आवेशित है। क्यों, क्योंकि भाई उस चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य मतलब कि उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो जब 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे होंगे भाई, जब अभी मैं बताया प्रोटॉन तो निकला नहीं होगा, प्रोटॉन निकला नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें 4000 इलेक्ट्रॉन बाहर से डाले गए। तो अगर 4000 इलेक्ट्रॉन इस पर आप बाहर से डाल दिए तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, निगेटिव नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना ही था भाई, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही था, लेकिन जब अब इसमें 4000 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इसमें 4000 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब 4000 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गए, पहले तो जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था, जीरो था। अब इस पे चार्ज किसके कारण आया, ये आवेशित किसके कारण हुआ, यही जो 4000 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले गए, उन्हीं 4000 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो इन्हीं 4000 इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इस पर आवेश आया है ना। तो वही पूछ रहा है कि आप बताओ इस पर कुल कितने चार्ज होंगे, यानी कितना कूलाम चार्ज इस पर आएगा और कितना कूलाम चार्ज होगा और इसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर तो सबको पता चल गया, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो इसका मतलब ये ऋणावेशित होगा। इसका नेचर कैसा होगा, निगेटिव नेचर का होगा। कैसा होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, है ना, इसकी प्रकृति क्या है, निगेटिव होगा। और कुल चार्ज कितना होगा, तो देखो यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसमें डाले गए, 4000, तो दिया है, यानी आवेशित चालक पर इलेक्ट्रॉनों की
बाहुल्य संख्या, कितना बाहुल्य इलेक्ट्रॉन है ना। तो आवेशित चालक पर, आवेशित चालक पर बाहुल्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है यानी तो है 5, 6, 7, 8 कुल मिला के 4000 इलेक्ट्रॉन है। तो 4000 जो किसका मान है, एन का मान है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 4000। तो 4000 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एन का मान होगा कितना, 4000। अब इस 4000 के कारण, 4000 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश इस पर आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन डाला गया होता तो 1.6 × 10⁻⁻, इतना कूलम आवेश आता। 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाते तो 2 से गुणा कर दिया जाता तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश आता। 3 डाला जाता तो 3 से गुणा कर देते। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे, 4000 इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे। तो 4000 इलेक्ट्रॉन के कारण कितने इस पे आवेश आएंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, यानी कुल आवेशों की, कुल आवेश है ना, आवेशित चालक पर, आप लिखना आगे लिख देना आवेशित चालक पर कुल आवेश। मैं केवल लिख रहा हूँ कुल आवेश, लिखने में ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए लिख दे रहा हूँ कुल आवेश। आप लिखिएगा आवेशित चालक पर कुल आवेश, क्यू बराबर एनी। अब उसमें फार्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं यार, समझ लिए। तो वैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता तो 1.6 × 10⁻, 2 इलेक्ट्रॉन डाला जाता 2 से गुणा कर दिया जाता, 3 इलेक्ट्रॉन डाला जाता 3 से। तो इसमें 4000 इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं तो इसका मतलब 4000, और वही फार्मूला भी देखो एन का मान रख दिया और ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब गुणा कर दो भाई, 16 चौका 64 हो गया, कितना जीरो, 3 जीरो × 10⁻⁻19। अब देखो 6 चौका 64, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा है ना। बचेगा कितना, 6400। इसको लिख सकते हो 6.4 × 10⁻³ और माइनस का 19। ऐसा क्यों लिखा, देखो जो दिया होता है उसको मानक रूप में बनाया जाता है। मानक रूप का मतलब ये हो गया, एक अंक इधर पूर्ण रख लिया जाता है, एक अंक इधर पूर्ण रख लिया जाता है, बाकी सभी को दशमलव में कर दिया जाता है। तो हम 6 को पूर्ण अंक में रखेंगे और 4 को क्या बना देंगे, इधर वाली जितनी भी तीनों डिजिट है उसको क्या बना देंगे, दशमलव में। तो अगर एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं तो 10 से गुणा, 2 अंक बाद अगर दशमलव ला के शिफ्ट करेंगे तो 10⁻², 3 अंक बाद लेके आएंगे तो 10⁻3। जानते हो इसको कि नहीं जानते, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर 6400 है, अगर इसको आप एक अंक बाद अगर लिख सकते हो 6400 गुणे 100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हैं? और अगर लिख दो 6.4 × 10 तो कोई दिक्कत भाई, 10 से गुणा करोगे उतना आ जाएगा ना, × 100। तो ये हो गया 6.4 × 100 का 2 हो जाएगा घात, और इसका 1 तो कुल मिलाकर हो जाएगा 3। तो इसीलिए मैंने इसको इतना लिख दिया मानक रूप में। तो ये कितना बचेगा भाई, 6.4 × 10⁻⁻16। अब इसका कूलाम लिखेंगे भाई, क्यों, कि ये चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आया था तो उसको इलेक्ट्रॉन केवल लिखेंगे इतना इलेक्ट्रॉन, उसको हम कूलाम में नहीं लिखेंगे, है ना। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अब आएंगे लगाएंगे कूलाम के नियम पर। किसके नियम पर, तो आवेश, वैद्युत आवेश तथा आवेश का क्वांटीकरण पे आपका हो चुका है। अब हल करेंगे क्वेश्चन हम लोग कूलाम के। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। तो कूलाम के नियम पर अब देखो, कूलाम के नियम पर, अच्छा कूलाम के नियम का जो फार्मूला था वो क्या था भाई, किन्हीं 2 बिंदु आवेश, अगर 2 बिंदु आवेश, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ दिया हो, पहला आवेश Q1 हो दूसरा आवेश Q2 हो, तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच में अगर दूरी पता हो तो हम इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसा बल होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये सब समझा दिए है ना। अगर सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण बल होगा, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो दोनों बल
जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आकर्षण होता है ना। तो इस बल का मान कितना होता है भाई? इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल का मान निकल के आता है वो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए था? निर्वात अथवा वायु के लिए था। और जब परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ दोनों बिंदु आवेश तो यहाँ पर कैसे गुणा कर देते थे। समझ में आ गया? तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है कूलाम के नियम पर। पहला उदाहरण दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी। देखो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी खासियत क्या होती है भाई? हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ? एक होता है ना। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे? एक। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए ना? किसमें? हाइड्रोजन परमाणु में। और कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया हुआ है r। भाई देखो प्रोटॉन एक आवेश हो गया और इलेक्ट्रॉन एक आवेश हो गया, तो ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। दो आवेशों के लिए तो वैलिड है ना। कूलाम का नियम दो आवेशों के लिए लगता है भाई, दो बिंदु आवेशों के लिए। तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो गया प्रोटॉन। और इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी उसने कितना दे रखा है? 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर दे रखा है। यानी ये वाली डिस्टेंस दिया हुआ है ना। कितना? ये आर की वैल्यू दे दी उसने, है ना। फिर कह रहा है उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। तो इनके बीच कितना वैद्युत, अब कौन सा बल लगेगा? आकर्षण लगेगा प्रतिकर्षण लगेगा? आकर्षण। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यही कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। और ये करने के बाद क्या करना है? इस बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से करना है। यानी इस बल की जो ये वैद्युत बल जो हम निकाले, इस वैद्युत बल की तुलना हमें किससे करना है? गुरुत्वाकर्षण बल से करना है कि दोनों में कौन ज्यादा है। कौन? तुलना का मतलब क्या? कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है कि वैद्युत बल ज्यादा है। ये तुलना हो गया, है ना। और कुछ डेटा उसने दे रखा है, तो डेटा दिए या ना दे वो डेटा हमको याद है यार, हम लोग को पता है कितना इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास, ये सब हमको जो डेटा चाहिए वो डेटा मिल चुका है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। प्रश्न समझ में आया? एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतना है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। और कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कितना वैद्युत आकर्षण बल लगेगा उसको निकालिए। और उसको निकालने के बाद इस बल की तुलना करना है। किस बल की? वैद्युत बल की तुलना करना है गुरुत्वाकर्षण बल से। क्लियर? तो ये कूलाम के नियम पे लगेगा। तो पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया हो उसको लिख दो भाई। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीच की दूरी दिया हो, है ना। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? आर से। तो आर का मान कितना दे रखा है उसने? आर का मान 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ पाए? अच्छा एक चीज ये देखो, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है भाई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अच्छा प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है भाई? इतना होता है बस। ये जो होता है ये निगेटिव नेचर का होता है और ये, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो अब सारी डेटा हमें पता चल गई भाई। अब हम लोग जो है निकालेंगे वैद्युत बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो यहां लिख दे रहा हूं दोनों आवेशों। अच्छा एक चीज और लिखना चाहते तो लिख सकते हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना है तुमको, है ना। तो कुछ डेटा और भी लिख सकते हो आप।
EM लिख दे रहा हूँ। EM का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ लिख सकते हो प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना। तो आप लिखना चाहते लिख देना, आप, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो मैं जो डेटा दिया उसको केवल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। EM का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.2 माइनस 10⁻31 किलोग्राम। समझ में आया? मास ऑफ प्रोटॉन, या इसको ऐसे लिख देते हैं, ME लिखते हैं कहीं कहीं, और यहाँ लिख देंगे MP। MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। समझ में आ गया? और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। और मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन। क्या होता है मात्रक बताओ क्या होता है? F बराबर G/m1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया भाई? इसको इधर कर दो, यम यम है इधर आएगा तो बन जाएगा इसका मतलब। इतना चीज हो गया। अब पहले निकालेंगे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो पहले निकालेंगे दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल। तो वैद्युत बल को लिख दे रहा हूं Fe, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो होता भाई। तो इसका मान कितना होता भाई? ये देखो लिख सकते हो 1/4π9 इंटू 10⁻, ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू इतनी होती है। अच्छा, पहला आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आवेश क्या है? प्रोटॉन। तो पहले आवेश का चार्ज कितना हो गया? 1.62 10⁻, और दूसरा पहले इलेक्ट्रॉन का रख दिया, दूसरा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज है। देखो पहला इलेक्ट्रॉन वाला था, है ना, तो इस पर उतना है, और दूसरा तो उस पर भी उतना चार्ज। तो पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। कहोगे सर जी प्लस माइनस क्यों ना लिखा? प्लस माइनस साइन जो है वो शो करता है कि फोर्स का नेचर बताता है, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना, वो नेचर शो करता है। अब इसको सॉल्व करो भाई, इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला। तो आप सॉल्व करोगे कितना बनेगा भाई? इसको सॉल्व करने पे बन जाएगा 16 और 16 का गुणा कर लो। 16 और 16 का गुणा करो, कितना आएगा? तो 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2.56 भाई 256 हो जाएगा। 2 अंक बाद 10 लगा दो, इंटू 10⁻38 बटा इसका होल स्क्वायर। तो 5.3 इंटू 5.3 इंटू कितना हो जाएगा? माइनस का 11 दो बार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 22। अब इसका इसमें गुणा कर लो भाई, गुणा करो, देखो कितना आएगा बताओ। 9 छक्का 54, 9 पचे सही से बताना भाई। 9 दूनी 18, 5 कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद दशमलव। और 10⁻−38 है और प्लस 9, तो कितना बचेगा? माइनस का 29, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 22, और बटेगा कितना हो जाएगा भाई? इसका गुणा कर लो 5.3 इंटू 5.3 कितना आएगा इसका गुणा? कितना आ रहा है? 0.9। अब इसको भाई डिवाइड कर लो, डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है? भाग करने पे कितना आ रहा है? 8.2 गुणे 10⁻−8, यही तो आ रहा है इतना न्यूटन। ये तुम्हारा कौन सा आ गया?
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कैलकुलेशन सही किया हो ना? कैलकुलेशन सही हुआ तो सही। कितना समझ आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। अब कौन सा फोर्स निकालना है? अब हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, और गुरुत्वाकर्षण बल से इस बल की क्या करना है? तुलना करना है। तो जैसे यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन का r स्क्वायर। डिस्टेंस तो वही है, दूरी तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखो, इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान मान लिया m2। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Fg, यानी अब निकालेंगे दोनों आवेशों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान, यानी दोनों आवेशों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है ना, क्योंकि भाई इसी से मुझे तुलना करना। तो Fg लिख दे रहा हूँ मैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो ये क्या होता है? G m1 m2 अपॉन का, तो G की वैल्यू क्या? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 की वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू -21। हाँ 27 ही लिखूंगा, कुछ दूसरा बोलेंगे लिखेंगे वही। तो m1 का मान इतना आ गया, m2 का मान 9.1 इंटू 10⁻31, और बटा दूरी इनके बीच की कितनी होगी भाई? दूरी कितनी होगी बताओ? 5.3। दूरी तो वही है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा Fg। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई? सॉल्व किया कि नहीं किया बताओ? तो 6.67, 1.67, 9.1। देखो पहले इसको लिख लिया। अब इसको पहले जोड़ लो, माइनस का 31, माइनस का 27, माइनस का 11, कितना आ गया भाई? हाँ 10 की घात माइनस का 69, और नीचे हो जाएगा भाई कितना? 5.3 गुणे 5 और गुणे 10 की घात -11, तो -22। अब ऊपर लेके जाओ भाई, Fg की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको ऊपर ले जाओ, घट जाएगा। इसका तीनों का गुणा कितना आ गया ऊपर वाले का? 101.3 101.3 -69 है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 22, और नीचे कितना हो गया भाई? 28 दशमलव कितना आया था? 0.9। देखो इसका गुणा कर लो तीनों का, तो आ जाएगा 103.3, 101.3, और गुणे 10 की घात -69, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस। अब इसकी वैल्यू निकालो, कितना आ गया Fg? इससे इसको भाग कर दो, कितना आएगा भाग करने की? 3.7 गुणे 10 की घात -47, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन, है ना। तो ये इतना न्यूटन आ गया। अब देखो दोनों फोर्सों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? Fe बड़ा है, जिसकी घात जितना ज्यादा ऋणात्मक होता है उतना ही छोटा होता है। इसका मतलब हो गया 10 की घात -47 है, तो इधर 47 जीरो बढ़ा के दशमलव लगा देना। कितना जीरो? ऐसे 0 0 0 0, कितना जीरो? 47, और 47 जीरो बढ़ाने के बाद क्या करना है? दशमलव लगा देना। अब बताओ वो संख्या कितनी छोटी हो गई? बहुत छोटी हो गई। और ये वाला देखो, 8 जीरो बढ़ा के लगाना है, उसमें 47 जीरो बढ़ा के लगाना है दशमलव, इसमें 8 जीरो बढ़ा के लगाना। तो ये वाली संख्या बहुत बड़ी हो गई। अब कंपैरिजन कर देते हैं दोनों की। तो हाँ चलो, Fe अपॉन कौन ज्यादा कौन कम? तो Fe की वैल्यू कितनी आ गई? 8.10 की घात -8, और Fg की वैल्यू कितनी है? 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴।
47 है ना। अब दोनों का भाग कर लो भाई, इसका इसमें भाग करो कितना आएगा, कितना आ रहा है 2.2। हाँ, और इसको ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगा जी, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 39 प्लस में ये पॉजिटिव हो ये 47 है, प्लस हो जाएगा इतना हो जाएगा है ना। जी। तो एफ बराबर क्या हो गया 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 एफ जी। इसको छोड़ दो, अगर केवल इसी को देखो 10 की घात 39, 10 की घात 39 का मतलब जान गई कितना जीरो। अब बताओ ये लगभग एफ जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है, वो इसका 10 की घात 39 गुना है। 10 की घात 39 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है 10 की घात 39 गुना। इसका मतलब ऐसे 10 लिख के है ना 38 जीरो और बढ़ा दो तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अब उतना गुना है एफी, यानी एफी क्या है बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। इसका 39 गुना है, एफजे का 39 गुना है, 1 गुना 2 गुना नहीं है 39 गुना है, 10 की घात 39 गुना है। समझ गए ना। तो ये वाला न्यूमेरिकल गेम। अब दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगर उदाहरण पूरा हल कर लिए तो आंकिक वाला जो है एक्सरसाइज का ऑटोमेटिक लग जाता है ना। इसलिए जो है एग्जाम्पल भी सॉल्व करना चाहिए और एक्सरसाइज भी सॉल्व करना चाहिए। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल 1 प्रोटॉन के भार के बराबर, 1 प्रोटॉन के भार के बराबर। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है और जी की वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल 1 प्रोटॉन के भार के बराबर। अब ध्यान सुनिए, यहां पर 2 प्रोटॉन दे दिया, 1 प्रोटॉन यहां पे दिया हुआ है और 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन दे दिया, ठीक है ना। और कह रहा है 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन यहां पर है 1 प्रोटॉन यहां पर है, और कह दिया इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अगर 2 प्रोटॉन हो, है ना, कह रहा है अगर 2 प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉनों के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो उन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आया। यानी 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन यहाँ पे 1 प्रोटॉन यहाँ पे, और इन दोनों प्रोटॉनों के कारण जो बल लगेगा कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल। और वो प्रतिकर्षण बल किसके बराबर है, किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। यानी इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के भार के, किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर। तो इनके बीच की दूरी निकालो, है ना। तो लिखेंगे दिया है, क्या चीज दे रखा है, पहली चीज तो दिया है एमपी, एमपी वाले मध्य प्रदेश, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा। और क्या दे रखा है जी दिया है। अच्छा जी क्यों दे दिया बताओ, बल निकाल लिया, इससे जो है हम फोर्स निकालेंगे। कौन सा फोर्स, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना, वो किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो इससे हम भार निकाल लेंगे और उस भार को क्या करेंगे, बल के बराबर कर देंगे। यही तो कंडीशन दिया है। और क्या दे रखा है, अच्छा प्रोटॉन पर आप जानते हो चार्ज कितना होता है ना, ईपी, यानी प्रोटॉन पे चार्ज कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। ये से लिख दिया कूलाम लिख दिया, है ना। अच्छा जो फोर्स है दोनों के बीच, वो किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, यानी बेटा प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन, या ऐसे लिख दो WP, बेटा प्रोटॉन। तो भार कैसे निकालोगे,
MP भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। भार बराबर क्या होता है? भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो MPG इसका मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन गुणे गुरुत्वाकर्षण। तो ये निकल गया दोनों के बीच का प्रतिकर्षण बल। तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई? M का मान कितना दिया? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 और इसकी वैल्यू होगी 9.8। इसको इसे रहने दो, भी गुणा उड़ा कर लिया जाएगा। समझ गए? और हमें ये बल नहीं निकालना है, हमें इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी निकालना है। लेकिन कंडीशन पता रहेगा तभी तो दूरी निकलेगी भाई। अच्छा, फार्मूला क्या होता है दोनों के बीच जो बल कार्य करता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा, तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। भाई इसकी वैल्यू इतनी तो होती है, और Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि दोनों ही क्या है? प्रोटॉन है। तो इसीलिए जितना इसका चार्ज होगा उतना उसका चार्ज होगा। और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग और इंटू F। तो F की वैल्यू भी दे रखा उसने भाई। F की वैल्यू क्या है? भार के बराबर था। किसके? किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर था। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 इंटू 9.8 है ना। इसको इधर ले आओ भाई, इधर लेके आ जाओ। R को इधर ले आओ तो गुणा हो जाएगा, बटे में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? गुणा। और अगर इसमें R से गुणा हो गया तो इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यहां बनेगा क्या? R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 16 ही हम 256 गुणे 10 की घात माइनस 38। भाई -19 जोड़ लो, और बटे में क्या हो जाएगा? 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 9.8। यही तो हो जाएगा भाई। अच्छा, इसका आप दोनों लोग गुणा करके बताओ, इसका कितना आएगा? 1.67 और 9.8 का कैलकुलेशन मुझे बताओ कितना आ रहा है। और ये हो जाएगा, इसको अभी नहीं करना है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको जोड़ घटा लो भाई, 2.56। इसका इसमें करोगे, जोड़ोगे कितना आएगा? 10 की घात माइनस 29। यही तो बनेगा भाई। और 1.67 इसका गुणा करके बताऊँ कितना? 16.3 और इंटू 10 की पावर माइनस 27। इसको ऊपर लेके जाओ भाई। टू 27, ये -27 तो हो जाएगा माइनस का 2 और 16.336 है ना। अब ये वर्ग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा 9 इंटू 2.56 10 टू द पावर माइनस और 16.366 है ना। समझ में? R की वैल्यू इतनी आ गई है ना। अब देखो करना क्या है, इसका और इसका दोनों का गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 23.04 गुणे 10 की घात माइनस 2, और बटे का हो गया 16.367। ठीक, अब इसको 23.04 में आप इतने से भाग कर दीजिए, 16.366 से। तो जब आप इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 1.407 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे 1.407 का वर्गमूल निकालोगे तो इतना आ जाएगा। इतने और गुणे 10 की घात माइनस 2 का वर्गमूल निकालोगे।
अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो आप एक बार जरूर बताइएगा, हम इसको समझा देंगे, ठीक है ना।